हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जैसा कि आज के टाइम पे जैसे कि जेई मेन के एग्जाम हुए थे, काउंसलिंग बच्चे करा रहे हैं और अपने कॉलेजों को सेलेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही हमने बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर प्रणव जी को अपने चैनल पर इनवाइट किया है, तो वेलकम टू दी चैनल सर। थैंक यू। तो जैसा कि आपने एनआईटी गोवा से अपना बीटेक कंप्लीट किया है, तो सर आप थोड़ा अपना स्टार्टिंग से एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। तो ऐसे एनआईटी गोवा में ज्वाइन करने से पहले मैं मतलब 11th-12th के बाद मेरे को था कि या तो कुछ रिसर्च ओरिएंटेड जी फील्ड में जाना है। तो जेई देना एक अच्छा ऑप्शन लगा था तब कि या तो इंजीनियरिंग जा सकता हूँ या तो कोई प्योर साइंस के इंस्टीट्यूट में जा सकता हूँ। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, जैसे हर बच्चे करते हैं उस टाइम पे। जी जी रेजोन मुंबई में रेजोनेंस कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की। वहाँ से फिर जेई में ठीक ठाक स्कोर आ गया तो इंजीनियरिंग के ऑप्शन में मेरे को कंप्यूटर साइंस सबसे बेस्ट लग रहा था। तो मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए देखा कि मैं कहाँ एलिजिबल हूँ, तो उसमें वो सारे मैंने कॉलेजेस भर दिए काउंसलिंग में और मुझे एनआईटी गोवा मिल गया। जी। तो जैसा कि आपने काउंसलिंग में भरे, आपको मतलब एक फिक्स था, आपने आईआईटी के बारे में नहीं आगे सोचा, सीधे आपने एनआईटी चूज कर ली? तो आईआईटी के लिए मतलब मैंने जेई एडवांस दिया था। उसमें मेरी रैंक कुछ 7400 ऐसा कुछ आई थी, तो उसमें मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता। अच्छा। तो इस वजह से मैं देख रहा था कि या तो मुझे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, ये तीनों ब्रांचेस उस रैंक में नहीं मिलती होंगी। तो मैं ये तीनों ब्रांच के देख रहा था तो मुझे आईआईटी गोवा में मिल गया। जी। तो इसलिए मैंने अच्छा, आईआईटी गोवा। जैसे कि सर बहुत से बच्चों के मन में मैंने देखा है, कमेंट वगैरह भी आते हैं, बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है, तो मैं आपके थ्रू ये चीज क्लियर कराना चाहता हूँ कि जैसे कि जेई मेन का अगर एग्जाम हो जाता है और काउंसलिंग होती है, तो क्या हमें काउंसलिंग कराना पहले जरूरी है? या जैसे क्या होता है, लोग कहते हैं कि काउंसलिंग नहीं कराया तो जेई एडवांस का एग्जाम दे देंगे तो फिर एनआईटी भी हमें नहीं मिलेगी, तो क्या ऐसा होता है क्या सर? नहीं नहीं, जेई एडवांस तो दे ही सकते हो तुम। दे सकते हैं उसमें, मतलब अगर नहीं भी होगा तो हमें एनआईटी तो मिल ही जाएगी। हाँ। हाँ। तो बहुत से मन में रहता है, बच्चों के मन में रहता है कि अगर हमने जेई एडवांस के लिए कर लिया तो फिर हमको एनआईटी नहीं मिलेगी, तो ये सवाल था तो जो हमने आपसे क्लियर कर लिया है। तो सर जैसे कि आपने एनआईटी गोवा ज्वाइन किया, तो आपको पहले दिन क्या फेस करने को मिला? वहां पर जो सीनियर थी उनकी क्या कैसी हेल्प थी? तो जब मैंने ज्वाइन किया था 2014 में, जी तब एनआईटी गोवा काफ़ी छोटा सा कैंपस था, नया 4 साल ही हुए थे एनआईटी गोवा को बेसिकली। जी तो परमानेंट कैंपस नहीं था और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कम थे, 3 ही डिपार्टमेंट थे। स्टूडेंट्स जी कम थे, फैकल्टीज़ भी कम थी। बट इसका फ़ायदा ये हुआ कि सब एक दूसरे को जानते थे। जी सारे फैकल्टी एक दूसरे को जानती है, सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को जानते हैं, तो काफ़ी अच्छा उस तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। किसी भी फैकल्टी से हम इंटरेक्ट कर लेते थे, सारे सीनियर्स भी एक दूसरे को जानते थे, तो काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। वैसे अभी तो 1-2 ब्रांचेस बढ़ गए और परमानेंट कैंपस भी सेटअप हो गया एनआईटी गोवा का। जी तो वो भी अच्छा ही है, एक तरीके से डेवलपमेंट है कॉलेज का। जी। तो जैसा कि सर आप जब एनआईटी गोवा में गए तो आपको वहाँ का मेश, हॉस्टल, कैंपस एरिया कैसा है वहाँ का? कैंपस तो उस टाइम पे हम लोग गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंडर हमारा कैंपस था, टेम्पररी कैंपस। जी तो गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस ऐसा 500 एकड़ का होगा लगभग, और एक पहाड़ के ऊपर था, तो काफ़ी बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस था। जी और जैसे ग्राउंड वगैरह भी काफ़ी बड़ी थी जो हम लोग शेयर करते थे। एक जी एक हमारा खुद का ग्राउंड भी था और एक बड़ा सा ग्राउंड था जो गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज से शेयर करते थे। जी और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी कुछ खुद की भी थी और कुछ शेयर भी करते थे। हॉस्टल्स हमारे सेपरेट थे। मेस का खाना तो उतना अच्छा नहीं था। अच्छा, मेस का खाना कम अच्छा था। वो तो हर कॉलेज की वही कहानी। हाँ, कहानी है कि मेस कम पसंद आता है बच्चों को।
अच्छा, जैसे कि सर आपने एनआईटी गोवा गए तो बहुत से बच्चे रहते हैं कि भाई देखिए कहीं ना कहीं जब हम बाहर जाते हैं किसी कॉलेज में पढ़ने तो एक फ्रस्ट्रेशन भी रहता है। पहली बार गए हैं, हमने कभी आईआईटी एनआईटी नहीं देखी होती है, 11th 12th स्कूल के बाद डायरेक्ट हम ना तो कॉलेज में गए हैं, डायरेक्ट हम लोग आई एनआईटी आईआईटी में जाते हैं। तो कैसा माहौल रहता है, कैसे हम अपने आप को और अच्छा वहां पर कर सकते हैं, मतलब जैसे कि जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो जो अगर हमारा फ्रस्ट्रेशन है, मतलब बहुत पढ़ पढ़ के गए हैं, तो क्या वैसे ही और ज्यादा प्रेशर वहां पर मिलता है या नॉर्मल रहता है? प्रेशर से थोड़ा कम्पिटिटिव हो सकता है एनवायरनमेंट। जी। जैसे मैंने देखा है कि जैसे अभी मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने फील किया कि थोड़ा एनवायरनमेंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में ज़्यादा है कॉम्पिटिटिवनेस। एनआईटी गोवा में मेरे को उतना ज़्यादा नहीं लगा था, बट क्योंकि वो कैंपस छोटा भी था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, वो भी एक चीज़ थी शायद, जिसकी वजह से उतना हम्म। कंपटीशन मुझे लगा नहीं। और वैसे जैसे हम वहाँ जा इसलिए रहे कि ताकि हम पढ़ें और पढ़े। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सीखें, तो वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए और कंटिन्यूअसली सीखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो हम वहाँ सीखेंगे वो आगे जाके बाहर हमें शायद ना सीखने मिले, और वो हमारा जी। एज भी दैट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर लर्निंग। जी। उसके साथ साथ हमें फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि दैट हेल्प्स अस रिलैक्स। जी। जो फैसिलिटी से खेलने की, ऐसे ही डिनर टेबल डिस्कशंस, ये जी। सब जी। काफ़ी रिलैक्स करने में हेल्प करती है, अपने प्रॉब्लम शेयर करने में। अगर हम ज़्यादा ही फोकस रह गए कि नहीं मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। जी। जी। बट मैंने जितना देखा है कि वो उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता। थोड़ा अच्छा। हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए कि जाना चाहिए। एट एट द एंड हमें लोगों के साथ ही रहना है। जी। अच्छा, ज़्यादा जैसे पढ़ने कि का सर, फ़ायदा ही। जी, तो कई कई लोग हैं, जब मैंने इंटरव्यू लिया है तो ये एक सवाल रहता है कि बहुत से बच्चों के मन में भी रहता है, बहुत से बच्चों ने पूछा भी है कि जैसे कि हम जाते हैं तो वहाँ क्या ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, तो क्या गर्ल्स गर्ल्स हॉस्टल में जा सकते हैं? जैसे कि एनवायरनमेंट अब तो काफी चेंज हो गया है, जैसे कि पहले होता था कि बॉयज गर्ल्स से बोलने में थोड़ा सा कतराते थे, तो क्या एनवायरनमेंट रहता है वहाँ ऐसे यहाँ आईआईटी बॉम्बे में तो काफ़ी फ्रीडम है। का? जी। अ, एक दूसरे के हॉस्टल्स में जा सकते हैं हम। बस जी। 10 बजे के बाद नहीं जा सकते, 10 बजे के जी। पहले जा सकते हैं। बस जी। रजिस्टर में एंट्री करनी होती है या आईडी कार्ड जमा करना होता है। एनआईटी गोवा में उतना ये नहीं था, क्योंकि लड़कियों का हॉस्टल तो 10 बजे वही बाहर नहीं निकल सकती थी अच्छा। अपने हॉस्टल जी। से। बॉयज जा सकते थे हॉस्टल के अच्छा, बाहर, मतलब बट ऐसा कि एनआईटी गोवा में 10 बजे के बाद लड़कियां बाहर जा ही नहीं सकती थी? नहीं, उनका हॉस्टल बंद कर देते थे बाहर से। अच्छा। अभी पता नहीं मुझे, 4 साल पहले तो ऐसे ही था। जी। 4 नहीं, कितना, 6 साल पहले। ज्यादा हो गया, 6 साल हो गया जी। तो मतलब लड़कों के लिए, लड़कों को अलाउड था, लड़कियों को बाहर जाना अलाउड नहीं था? हाँ, अच्छा। और दूसरे एक दूसरे के हॉस्टल में जाने के लिए परमिशन वगैरह लेना पड़ता था, तभी जा सकते थे। नहीं तो जैसा कि किसी का अगर जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो क्या ऐसा कुछ नहीं मिलता था हमें कि अथॉरिटी मिल जाए कि हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें? तो वो हम लोग एकेडमिक सेक्शन में कर लेते थे, क्लासरूम्स वगैरह अच्छा। में जाके। अच्छा, वहां नहीं जा सकते? हाँ, हॉस्टल में ऐसा अलाउड नहीं होता था। कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी मतलब वहां पर, जैसे बहुत सारे हाँ, हॉस्टल्स में क्योंकि बताते थे कि। हाँ जी। क्योंकि वो हमारा परमानेंट कैंपस खुद का भी नहीं था, ये एक रीज़न था। अच्छा। और अच्छा। अच्छा। गोवा में थोड़ा लोगों को डर लगता है कि गोवा अच्छा, गोवा में थोड़ा सा में। नाम की वजह से डर ज्यादा है। तो जैसे कि सर, जैसे कि हमने बात कर ली कैंपस अच्छा है, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक है, वो तो खैर सभी जगह का रहता है। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो अगर हमें जैसे किसी बच्चे को एनआईटी गोवा अगर सेलेक्ट करना है, वो मिल रहा है, तो वहां से कैंपस से हमें जो कैंपस प्लेसमेंट होती है वो कैसी होती है? मतलब बहुत अच्छी होती, कंपनियां कैसी आती हैं, तो ये आप बता दीजिएगा। कंपनियाँ तो काफ़ी सारी आती है। जो मेरे बैच से शायद एक या दो स्टूडेंट्स का नहीं हुआ था, बाकी सबका हो गया था प्लेसमेंट। जी। और उसके बाद वाले बैचेस में तो मुझे लग रहा है सारे स्टूडेंट्स का हो गया था।
क्योंकि तब क्या इंस्टीट्यूट की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी थोड़ी, और एवरेज पैकेजेस भी अभी आई थिंक मोर देन 10 lakhs है। अच्छा, मोर देन, मतलब एवरेज अगर सबका निकालें तो एक दो को छोड़ दीजिए। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि एक दो का नहीं हुआ, तो ये क्या रीजन था जिनकी वजह से उनका नहीं हो पाया? मतलब कोई ग्रेड वगैरह कम था या कोई अदर रीजन? आई थिंक उनका एकेडमिक्स थोड़ा वीक था, जी और ये एक पॉइंट है कि जब कैंपस छोटा है तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कम होता है, जी तो कंपटीशन हमें हेल्प करता है कि ऐसे इंटरव्यूज क्रैक करे। जैसे काफ़ी सारे जो प्रोसेस होता है प्लेसमेंट का, उसमें प्रोग्रामिंग टेस्ट वगैरह ये सब होते हैं, जी तो वो सब क्रैक करने के लिए तुम्हें थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहना ज़रूरी है। जी तो वो थोड़ा कम होता है, तो कुछ वो अगर थोड़ा कम हो तो कुछ बच्चे पीछे छूट जाते हैं। जी। ये मुझे एक रीज़न लगा। अच्छा सर, बट अभी जैसे थोड़ा कि, कैंपस बढ़ गया। अच्छा, तो हाँ, जैसे मैं कह कि रहा था कि मान क्या। लीजिए, हाँ, नहीं आप कुछ बोलो। कह रहे हैं? हाँ, तो जैसा कि मान लीजिए कि हमारे कैंपस में इंटरव्यू के लिए मतलब कंपनीज आई हैं, तो हमारे अंदर, मतलब ये हमारे अंदर भी और हमारे मार्क्स का क्या ऐसा रेशियो रहना चाहिए जिससे हमें इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया जाए? यूजुअली कंपनीज का एक कट ऑफ होगा कि जैसे 8 के ऊपर या 7.5 के ऊपर हो तो तुम क्लियर हो जाओगे। जी कुछ कंपनीज तो वो भी नहीं रखती, बस तुम्हें सब में मतलब पास ग्रेड होना चाहिए और उनका जी टेस्ट क्लियर हो जाना चाहिए, उससे तुम इंटरव्यू पे सेलेक्ट हो जाओगे। जी। तो मतलब एक मार्किंग रहता है ज्यादातर कंपनी का, कोई कोई नहीं भी रखता है, और आप उनके हम्म। टेस्ट में पास हो जाए तो आपको जॉब मिल जाती है। अच्छा, जैसे कि वो जॉब कैसे ऑफर करते हैं? आपसे बोलते हैं कि इतना ऑफर है, आप लोग नेगोशिएशन करते हैं या नहीं करते हैं, या करने को मिलता है? मेरे टाइम पे तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि इतने पैकेज के लिए है, जी तो मुझे नहीं लगता मेरे इसमें से किसी ने भी नेगोशिएट किया था। जी यार, मतलब उतने में हो गया। हाँ, बट मुझे लगता है जैसे स्टार्टअप्स वगैरह है तो तुम बाद में ट्राई कर सकते हो कि तुम कहो कि मुझे दूसरा ऑफर मिल चुका है इतना इसका, इसलिए मेरे को ये छोड़ना है, तो वो शायद तुम्हें काउंटर ऑफर दे सके। जी और बट मैंने यहाँ पे आईआईटीज़ में देखा है कुछ अंडरग्रेड्स वो नेगोशिएट करने को ट्राई करते जी। हैं ड्यूरिंग द एचआर। मतलब जैसे कि कुछ कंपनियां कर भी सकती है नेगोशिएट अगर आप करते हो तो। हाँ। चलिए। तो और अगर आप जैसे कि आप एनआईटी गोवा से पढ़े हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है वहाँ के बारे में। तो जैसे कि जो बच्चों ने जैसे कि जेई मेंस का एग्जाम दिया और कुछ बहुत से बच्चों ने एनआईटी गोवा को सेलेक्ट भी किया होगा इस बार, तो जो आगे के लिए बच्चे अब एग्जाम देंगे, जो नेक्स्ट आने वाला है 2024 में जेई का एग्जाम, तो आप क्या उनको सलाह देंगे, कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए? और एनआईटी गोवा अगर उन्हें मिल रही हो तो क्यों उन्हें एनआईटी गोवा लेनी चाहिए? एनआईटी गोवा के फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिंग है, ये तो मुझे लगता है वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि जी तुम्हें लेना अच्छा हो सकता है। और मैंने जो मेरे बाद वाले बैचेस देखे उनमें मैंने देखा कि काफ़ी वो बेनिफिट कर रहे हैं। जी मैंने खुद में ही बेनिफिट किया, और मेरे बाद वाले बैचेस में को मैंने देखा, मेरे फ्रेंड्स को भी देखा, तो दैट आई फील इज अगर तुम्हें जाना है, मतलब अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो अभी तो अ, जो मेन सब्जेक्ट्स है वो अच्छे से पढ़ो, और क्या भाई। जी। नहीं, मतलब जैसे कि जेई की तैयारी देखिए आपने करी है, जेई की तैयारी खैर आपने तो काफी पहले करी थी, तब से और आज के टाइम पे जेई में बहुत डिफरेंस हो चुका है। जैसे पहले तो जेई के लेवल, अगर जैसे होता है कि कई बच्चों को अगर हम 2012 2013 के आसपास के जेई के क्वेश्चंस कराते हैं तो बच्चे कहते हैं अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि तब तब के और अब ये तो जेई का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। बट उनको बताना पड़ता है कि तब जब 2013 एंड 14 में जेई के एग्जाम हुए थे, तो तब बच्चा जेई के बारे में जानता ही नहीं था। जेई के बारे में तब नॉलेज लोगों को होती ही नहीं थी ज्यादा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हो नहीं पाते थे, इसलिए जो एग्जाम्स होते थे वो इतने कॉम्पिटेटिव, इतने टफ नहीं बनाए जाते थे।
तो देन हमने बताया उनको कि अब आप इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है आज आईआईटी क्या होती है, जेई क्या होती है, सोशल मीडिया की वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ गया है। तो बस बच्चे और थोड़ा सा देखते हैं कि उन्हें कैसे जाना चाहिए, मतलब आप जैसे लोगों को देखते हैं कि आईआईटी से हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आपकी बात को ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। तो एक बार अपनी तरफ से जो आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो जो भी मतलब आपको लगता है कि ये उन्हें बताना चाहिए, ये उनके लिए बेनिफिट हो सकता है, तो जो आप हिंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना है तो तुम जेई की तैयारी करो, पहली बात तो ये है। जी। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी नहीं है तो फिर जेई के लिए मत पढ़ो। जी इसलिए मत पढ़ो जी, बिल्कुल है। क्योंकि जेई एक बहुत ही एडवांस लेवल की पढ़ाई है, बहुत ही टफ एग्जाम है और इतनी आसानी से ही क्लियर नहीं होता है। हाँ। चलिए ठीक है और सर, जैसा कि जी बताएं सर। और अगर तुम्हें पता है कि इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है तो फिर ये जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो तुम्हें ये 3 सब्जेक्ट ज़रूरी है ताकि तुम एक अच्छा इंजीनियर बनो, ये तुम्हें पहले समझ लेना जी चाहिए। जी तो ये तुम्हें एक टाइम मिल रहा है कि तुम इन सब्जेक्ट्स को मास्टर करो, जी ताकि जब तुम्हें एक इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम जाओ तो तुम उस स्पेशलाइज़, जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल में इस नॉलेज को अप्लाई करो और उसे और अच्छे से समझो, जी या सीएस में जा रहे हो तो उसमें उसे अप्लाई करो और अच्छे से समझो कि सीएस में इन चीज़ों का कैसे यूज़ हो रहा है। जी तो ये अगर तुम्हें एक आइडिया और एक गोल हो तुम्हारे मन में, तो तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि ये यूज़फुल है, कि मैं सिर्फ ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए या एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए ये चीज़ पढ़ रहा हूँ। जी तो आई थिंक ये एक रीज़न है। जी। चलिए प्रणव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाल कर हमारे चैनल पर दिया। या थैंक्स। ओके, थैंक यू।